अमीर घर में शादी करने से बेटी को संसार के सारे सुख नहीं मिल जाते। मेरी नजर में एक लड़का है विशाखा के लिए। अगर उन्होंने विशाखा को पसंद कर लिया तो चट मंगनी और पट ब्याह करा देंगे। विशाखा 26 साल की हो गई है। उसकी साधारण शक्ल सूरत की वजह से उसे कोई पसंद नहीं कर रहा है। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ही लड़के वालों से बात करके तुम लोगों के सिर के बोझ को हल्का कर दूं। कामिनी जी ने अपनी देवरानी विशाखा की माँ सरोज जी से कहा। लड़का क्या करता है? सरोज जी ने अपनी जेठानी कामिनी जी से पूछा। प्राइमरी स्कूल में टीचर है, 20-25 हजार रुपए महीना कमाता है। घर बार भी छोटा ही है। जब अपनी विशाखा को ज्यादा ऊंची ख्वाहिशें पालने का हक मायके में नहीं है तो पति के घर में जो मिल जाए उसी में गुजारा करना आसान होगा। हाथ भर चूड़ियां और मांग भर सिंदूर का खर्चा तो निकल ही आएगा। अब विशाखा मेरी बेटी पूनम की तरह चांद का टुकड़ा तो है नहीं कि जो देखे देखता ही रह जाए। पूनम की सुंदरता से मोहित होकर उसके ससुराल वालों ने उसे बिना दान दहेज के देखते ही पसंद कर लिया था। इसी सुंदरता के बल पर देखो आज वो कितनी सुखी है। मेरी बेटी तो राज करती है, राज। बड़ी बड़ी गाड़ियों में आना जाना, बड़े बड़े लोगों के बीच उठना बैठना, गहनों और महंगे कपड़ों से सजी मेरी बेटी महारानी लगती है। अब ज्यादा क्या बोलना, मेरी ही नजर ना लग जाए मेरी बेटी को। बड़ी मुश्किल से रिश्ता लाई हूँ विशाखा के लिए। हाँ में ही अपना फैसला देना। इससे पहले 4-5 बार लड़के वालों ने विशाखा को देखते ही रिश्ते से इनकार कर दिया था, कामिनी जी ने कहा। विशाखा के माता पिता कामिनी जी की बातें चुपचाप सुन रहे थे। कामिनी जी और सरोज जी दोनों एकदम साधारण परिवार की बहू थी। रिश्ते में देवरानी जेठानी थी। कामिनी जी की बेटी पूनम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और घर पर छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। पढ़ाने का उसे बहुत शौक था, पर बड़े घर का रिश्ता आया तो कोई कारण ही नहीं था इनकार करने का। चट मंगनी पट ब्याह हो गया। कामिनी जी तो बड़े घर में बेटी ब्याह कर बावरी ही हुई जा रही थी। कामिनी जी को विश्वास ही नहीं होता था कि इतने अमीर घर का रिश्ता उनकी बेटी के लिए आया है। पूनम अपनी बड़ी कार में आती तो मोहल्ले के बच्चे बड़ी कार को छूकर भाग जाते। ड्राइवर बच्चों को डांट कर भगा देता। कामिनी जी और उनके पति मोहल्ले में अपनी नाक ऊंची देखकर गर्व करते थे। कामिनी जी हर वक्त अपनी बेटी की संपन्नता का गुणगान ही करती रहती थी। यहाँ तक तो ठीक था, पर अपनी बेटी की किस्मत के आगे किसी को वो कुछ भी नहीं समझती थी। अपनी देवरानी की साधारण शक्ल सूरत की बेटी विशाखा पर हमेशा ही वो तंज कसती रहती थी। अगले दिन संजय और उसके माता पिता विशाखा को देखने आए। हमें आपकी बेटी पसंद है। शादी हम बिना दान दहेज के कुछ करीबी रिश्तेदारों और मित्रों की मौजूदगी में ही करेंगे। आप लोग ज्यादा परेशान ना होइए, लड़के संजय के पिता ने कहा। शादी में विशाखा के पिता द्वारा पूनम और उसके ससुराल वालों को भी निमंत्रित किया गया था। अरे बिटिया, दामाद जी साथ नहीं आए? हमने तो 2-3 बार फोन करके उन्हें निमंत्रण भी दिया था, सरोज जी ने पूनम से कहा, जो कि अभी अभी अपनी बड़ी गाड़ी से उतरी थी। पूनम कुछ बोलती इससे पहले ही कामिनी जी बोल पड़ी। इतनी बड़ी गाड़ी में आई है मेरी बेटी, वो क्या कम है? अब हमारे दामाद जी कोई स्कूल टीचर तो है नहीं कि जब चाहो तब छुट्टी मिल जाए। बड़ी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर है। फिर सरोज जी ने इसके आगे कुछ बोलना जरूरी नहीं समझा, पर पूनम का चेहरा कुछ बुझा बुझा सा था। सच्चाई तो ये थी कि पूनम के ससुराल वाले गरीब लोगों की शादी में शामिल होना ही नहीं चाहते थे। 2 साल की शादी में पूनम के ससुराल वाले कभी उसके मायके भी नहीं आए थे। विशाखा के परिवार में उसके माता पिता और एक छोटा भाई और एक बहन थी। उन्हीं के घर से लगा कामिनी जी का भी परिवार था। विशाखा जब पहली बार मायके आई थी तो उसके चेहरे की रंगत ही बता रही थी कि वो ससुराल में कितनी खुश है। कुछ दिनों बाद उसके पति उसे लेने आए और उसकी सास ने सभी के लिए उपहार भी भिजवाए थे। वो उपहार तो छोटे थे,
पर देने की भावना बहुत बड़ी थी। संजय घर के सदस्य की तरह व्यवहार करता था, ना कि मेहमान बनकर रहता था। दामाद जी, खाना लग गया है, खाना खाने चलिए, विशाखा की माँ ने संजय से आग्रह करते हुए कहा। आप सबकी थाली कहाँ है? केवल 3 थाली देखकर संजय ने पूछा। दामाद जी, पहले आप, विशाखा और विशाखा के पापा खा ले, फिर हम सब भी खाना खा लेंगे। मैं गर्मा गर्म पूरी बनाती हूँ, आप बैठें, खाना ठंडा हो जाएगा। तो संजय बोला, नहीं माँ, हम सब साथ में खाएंगे, सारा खाना आप बाहर ले आइए, हम सब नीचे बैठकर आराम से साथ में खाना खाएंगे। मुझे आप अपना बेटा ही समझिए, कोई औपचारिकता करने की जरूरत नहीं है, संजय बोला। विशाखा अपने पति के सहज व्यवहार से बहुत खुश थी। वहाँ कामिनी जी भी मौजूद थी। तभी खाना खाने के बाद विशाखा अपनी माँ की मदद करने किचन में जाती है और फटाफट बर्तन मांजने लगती है। उसे देखते ही कामिनी जी ने तंज कसा। हाँ, ससुराल में भी बर्तन मांजने की आदत छूटी नहीं होगी, काम वाली तो होगी ही नहीं वहाँ पर। तेरे लिए तो मायके और ससुराल की परिस्थिति में कोई अंतर ही नहीं है, इसीलिए मायके में भी लग गई काम पर। जी बड़ी मम्मी, ससुराल जाकर भी मुझे लगता ही नहीं है कि मैं ससुराल में हूँ, बिल्कुल अपने घर की तरह ही लगता है। हर बात की आजादी है, वहाँ पर मेरी सास मेरी माँ की तरह ही मेरी पसंद का पूरा ख्याल रखती है, साथ बिठाकर खाना खिलाती है। हम साथ मिलकर सारा काम हंसते बतियाते कर लेते हैं। जैसे मायके में मैं हैंडमेड बैग, टेडी बियर वगैरह बनाया करती थी ना, वैसे अब मैं ससुराल में भी बनाती हूँ। मेरी सास भी मेरी मदद करती है, विशाखा ने जवाब दिया। 3 दिन संजय विशाखा के मायके में रहा, लेकिन दामाद नहीं बल्कि बेटा बनकर। कुछ दिनों बाद सरोज जी सूटकेस में कपड़े रख रही थी। कहाँ जा रहे हो सरोज तुम लोग? पड़ोस से कामिनी जी ने आते हुए पूछा। भाभी, मैं आने वाली थी आपको बताने कि विशाखा की सास ने विशाखा के जन्मदिन पर पूजा रखी है और हम सबको भी आमंत्रित किया है। उनके कुछ लोकल करीबी रिश्तेदार और हमें ही आमंत्रित किया है, बहुत मान से बुलाया है, इसीलिए 2 दिन के लिए हम विशाखा के ससुराल हो आते हैं। विशाखा भी खुश हो जाएगी, सरोज जी ने कहा। तो कामिनी जी सोचने लगी कि उनकी बेटी पूनम के ससुराल के किसी भी आयोजन में उन्हें तो शामिल ही नहीं किया जाता। एक बार सरोज जी की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई थी, बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। खबर लगते ही उनकी बेटी, दामाद और समधन उन्हें देखने आते हैं। संजय ने अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाई, जहां पर जरूरत पड़ती वो तुरंत पैसे भी निकाल लेता। ये बात अलग थी कि विशाखा के पापा ने उसके सारे पैसे उसे लौटा दिए थे। विशाखा की सास ने भी अपना परिवार समझकर घर की सारी व्यवस्था संभाल ली थी। कुछ दिन बाद कामिनी जी के पति को पैरालिसिस अटैक आता है। उनके बेटे और विशाखा के पापा आलोक जी ने उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया। पूनम हमेशा की तरह ही ड्राइवर के साथ अपनी बड़ी गाड़ी में आई। ये क्या हो गया माँ पापा को? पूनम ने रोते हुए माँ को गले लगाकर कहा। डॉक्टर देख रहे हैं, जल्दी ठीक हो जाएंगे तेरे पापा। तेरे ससुराल वाले कितने अच्छे हैं, बड़ी गाड़ी में भेज दिया मेरी बच्ची को, कामिनी जी बोली। पूनम पर्स में से फोन निकालकर अपने पहुंचने की सूचना ससुराल में दे देती है। नया मोबाइल, नया पर्स, सब ले दिया है तुझे, कामिनी जी ने खुश होते हुए कहा। पर बेटा, तेरा चेहरा हमेशा मुरझाया हुआ क्यों लगता है मुझे? क्या कमी है तुझे तेरे ससुराल में जो हमेशा तू उदास ही दिखती है? कामिनी जी ने पूनम से पूछा। मम्मी, आपको मेरे ससुराल की शान और शौकत तो दिखाई दे रही है, पर बेटी का दुख कभी दिखाई नहीं दिया। पूनम माँ के सामने बिलख पड़ी। माँ, मेरे पास महंगे कपड़े हैं, पर मुझे 1 रुपए भी बिना इजाजत खर्च करने की आजादी नहीं है। महंगी गाड़ी तो दे दी, पर मेरे साथ मेरे गरीब मायके आने को कोई तैयार नहीं होता। मेरे पति को तो घुट्टी पिलाई गई है कि ससुराल जाने से दामाद की इज्जत घट जाती है। आपके दामाद जी तो हमेशा अकड़ में ही रहते हैं।
ससुराल में पार्टी आयोजन तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन मेरे अपनों को आमंत्रण दिया ही नहीं जाता। मेरे माँ बाप को मेरे घर आने की इजाजत नहीं है। मेरी पसंद को वहाँ कोई महत्व नहीं दिया जाता। मुझे बच्चों को पढ़ाने का शौक है, लेकिन मुझे इसकी इजाजत भी नहीं है। आप हमेशा कहती है ना कि मेरी बेटी खुशनसीब है और विशाखा के भाग्य में कोई सुख नहीं है। ना मायके में पैसा देखा, ना ससुराल में। पर माँ, मैं जानती हूँ कि विशाखा कितनी ज्यादा खुशनसीब है कि उसके दोनों हाथों में लड्डू हैं। मायके में भी प्यार और इज्जत, और ससुराल में भी। अब और क्या चाहिए? इंसान अमीर तब होता है जब उसका पूरा परिवार उसके साथ हो, मायका भी और ससुराल भी। माँ, पैसों में बहुत गर्मी होती है। सबसे पहले उसमें रिश्ते जलकर राख हो जाते हैं। ससुराल में पूरा परिवार साथ बैठकर भोजन तक नहीं करता। सब अपने अपने कमरे में ही खाते हैं। पिता, बेटे, भाई भाई सब में मनमुटाव है। मुझे तो गरीब घर की बेटी होने के कारण कोई महत्व ही नहीं दिया जाता। मेरे आत्मसम्मान को वहां पर बार बार ठेस पहुंचाई जाती है। खाना बनाते समय बात बात पर मायके की कमतरी का ताना भी दिया जाता है। बहू, अपने मायके वालों की तरह कंजूसी मत किया करो। आपके द्वारा भेजी गई मिठाई सीधे ड्राइवर या माली को दे दी जाती है। अरे ये क्या बात हुई? उन्हें नहीं खाना तो ना खाए, मुझे तो खाने दे मेरे मायके की मिठाई। मेरे ससुराल वालों की अमीरी देखकर अब मुझे घुटन होती है। कोई बात पसंद नहीं हो तो प्यार से भी तो समझाया जा सकता है ना। हर बात में मायके वालों को ताने देना ठीक नहीं है माँ। विशाखा का पति सही मायने में अमीर है। विशाखा के चेहरे पर मैंने सच्ची मुस्कान देखी है, क्योंकि उसके पति ने उसे प्यार और सम्मान दिया है। साथ साथ उसके मायके वालों को भी दिल से अपनाया है। हाँ बेटा, तू ठीक कह रही है। विशाखा बड़े दिल वालों के घर में खुश है। खुशियों को पैसे से नहीं तोलना चाहिए, कामिनी जी ने कहा। कामिनी जी ने हर वक्त विशाखा और उसकी माँ को गरीबी का ताना दिया और उनकी गरीबी पर वो हंसती रही, और अपनी बेटी के अमीर ससुराल पर वो हमेशा ही इतराती रही, हमेशा ही घमंड करती रही। लेकिन वो ये समझ नहीं पाई कि उसकी बेटी एक अमीर घराने में जाकर भी चैन और सुकून नहीं ले पा रही है, और विशाखा एक गरीब परिवार में जाकर भी सुकून और चैन की जिंदगी जी पा रही है। अपनी बेटी के मुंह से ये सब बातें सुनकर उसे ये एहसास हुआ कि पैसा जरूरी तो है, लेकिन उसके साथ साथ अगर सुकून और आराम नहीं है तो उस पैसे के कोई मायने नहीं है। लेकिन जिंदगी में अगर पैसा कम है, आराम, सुकून और प्यार है, और जहां पर आपके आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाई जाती, असली सुकून तो वहां पर है। तो दोस्तों, सिर्फ अमीर घर में शादी करने से बेटी को संसार के सारे सुख नहीं मिल जाते। अगर ससुराल में बेटी को सम्मान और अपनापन मिले तो वो कम में भी खुश रहकर बरकत ला देती है। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।